Hello guys, welcome to Toppers Spot. My name is राहुल पांडे. Hope you guys are doing well. Guys, आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, हिंदी. आपको हिंदी का संपूर्ण कोर्स, पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसको आपको एकदम जीरो से हिंदी की शुरुआत की जाएगी. जीरो से मतलब जीरो से. आपने अभी तक हिंदी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं है. अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये आपके लिए रिवीजन हो जाएगा. हो सकता है आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले इससे. और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप जीरो से इसे पढ़ सकते हैं. ठीक है गाइज, तो आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे साथ बने रहना है. इसके पूरा लेक्चर जो है आपको एक सीक्वेंस में प्रोवाइड कराया जाएगा. आपका आज का जो टॉपिक है इसके लिए वो थोड़ा सा हिंदी भाषा के विकास के बारे में आपको एक संक्षिप्त लेक्चर के रूप में इसे दिया जाएगा. और उसके बाद से आपका व्याकरण का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा. बीच में किसी दिन आपको इनके से जो संबंधित रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो आपको दी जाएंगी. बेसिकली ये जितने भी लेक्चर हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं. सारे ही लेक्चर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं. तो आप लोग बस बने रहिए, कॉपी पेन उठाइए, एकदम रिलैक्स होके बैठिए. अगर नहीं कॉपी पेन लेना चाहते रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बस हेडफोन लगाइए कान में और रिलैक्स होके केवल सुनते जाइए. आपको इस लेक्चर से कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा. सारे लेक्चर जो है इतनी सरल भाषा में कवर किए गए हैं. ठीक है गाइज, चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपका क्लास शुरू करते हैं. तो ये रहा आपका लेक्चर. ये है आपकी हेडिंग, हिंदी भाषा का विकास एवं संवैधानिक स्वरूप. ठीक है, सबसे पहले क्या है इसका कालक्रम. क्योंकि जब भी हम किसी भाषा के विकास में जाएंगे, जैसे कि हिंदी भाषा है, इसके विकास में जाएंगे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. आपने देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, और बहुत ही बार आया है ये क्वेश्चन कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, किस भाषा से हुआ. कभी कभी आपको डिफरेंट चीज़ें दे देता है, जैसे संस्कृत दे दिया, कभी कभी पाली दे दिया. तो इसीलिए आपको इसका कालक्रम जानना बहुत ही आवश्यक है. ठीक है, तो इसका कालक्रम क्या है. संस्कृत, सबसे पहले कौन सी भाषा प्रयोग की गई, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, जिसे प्रारंभिक हिंदी भी कहते हैं. अब इसको तो आपने तो कहा था इसे रटना ही नहीं पड़ेगा, पर ये तो रटना पड़ रहा है. तो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है. अभी हम बताएंगे आपको कैसे इसे सीखना है. संस्कृत भाषा कैसे आई हमारे यहाँ, तो सर हमें पता है सबसे पहले वैदिक टाइम पे हमारी संस्कृत भाषा आई. अब आप कहेंगे कि अरे हाँ, ये तो संस्कृत उसी टाइम प्रयुक्त हुई थी. तो संस्कृत का प्रयोग की गई आपका 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी तक प्रयुक्त होती रही है, ना कि 1000 ईस्वी तक. 1000 ईस्वी तक जो प्रयुक्त हो रही थी वो क्या थी, आपकी वैदिक संस्कृति प्रयोग हो रही थी. ठीक है, वैदिक संस्कृति से मतलब है कि बहुत ही टफ थी उस टाइम पे. सारे लोग, आम जनता उसको यूज़ नहीं कर पा रही थी. पर 1000 से लेके जब वो 500 ईस्वी के बीच में पहुंचती है वही लौकिक संस्कृति बन जाती है, जिसे सारे लोग प्रयोग कर रहे थे और वो आम जनता की भाषा बन चुकी थी. ठीक है गाइस, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि संस्कृत सबसे पहले प्रयोग की गई वैदिक काल में हमारी. फिर हमारे आते हैं बौद्ध धर्म का विकास हुआ. किसके काल में, बुद्ध के काल में. बुद्ध के काल में हमारे पाली का विकास हुआ. कैसे, क्योंकि बुद्ध जी आए और 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ. उसके बाद धीरे धीरे पाली भाषा का विकास किया. इनके सारे ही उपदेश किस में लिखे गए, पाली भाषा में. अब पाली तो चलिए सर, मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये संस्कृत, फिर पाली. अब प्राकृत भाषा के बारे में आपने सुना होगा कि महावीर जी के जितने भी उपदेश हैं वो किस में कवर कराए गए हैं, वो आपके कवर कराए गए हैं
प्राकृत भाषा में। अब ये पाली और प्राकृत और संस्कृत, इन तीनों भाषाओं का उपयोग बुद्ध लोग पाली भाषा का उपयोग प्राकृत जैन लोग प्रयोग कर रहे थे और संस्कृत आम जनमानस प्रयोग कर रहा था। यानी कि इन तीनों का प्रयोग हमारे मौर्य काल और ये जितने भी उस टाइम के शासन काल होते रहे हैं आपके 500 ईस्वी तक, और इससे भी ज़्यादा थोड़े, लेकिन 500 ईस्वी तक माना जाता है कि तब तक प्रयुक्त होती रही। उसके बाद अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होने लगा। प्राकृत से ही अपभ्रंश का विकास हुआ और अपभ्रंश से ही अवहट्ट का विकास हुआ। तो ये अपभ्रंश की भाषा कब तक प्रयुक्त होती रही है आपका? तो सर इसका प्रयुक्त होता रहा है आपका ये 500 से लेके 1000 ईस्वी। कब तक? 500 से 1000 ईस्वी तक इसका प्रयोग होता रहा और उसके बाद अवहट्ट का विकास आया। चलिए फिर पहले अपभ्रंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये अपभ्रंश भाषा में ही हमारे जो एक कवि हुए हैं आपके स्वयंभू, उनका क्या नाम है? स्वयंभू। इन्हीं को माना जाता है हमारे साहित्य की शुरुआत करने वाला। क्या माना जाता है? मान लो कभी क्वेश्चन आप में पूछ लिया जाए कि साहित्य की शुरुआत कैसे हुई, तो स्वयंभू कवि को माना जाता है कि इन्होंने साहित्य की शुरुआत करी है। तो गाइस जब आप लोग को पता चल चुका होगा, ज़्यादा अगर हम बात करेंगे अपभ्रंश के बारे में तो ये बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करना है। चलिए अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे इसका विकास हुआ। पहले संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृत आया, अपभ्रंश आया, अवहट्ट आया, फिर आपकी प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। तो सबसे पहले साहित्य की शुरुआत किस कवि से हुई है, किस रचनाकार से हुई है? तो आपका सबसे पहले स्वयंभू से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इतना तो आपको हमें आई होप कि आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है आपका कि हिंदी जो है वो विश्व की 3000 भाषाओं में से एक भाषा है। हिंदी जो है आपकी 3000 भाषाओं में से बोली जाने वाली एक भाषा है, और जिसका कुछ दिनों पहले अभी 2019 या 20 के आसपास चौथा स्थान था विश्व में, लेकिन अब बोली जाने वाली भाषाओं में ये इसका स्थान तीसरा हो गया है। कौन सा स्थान पे पहुंच गई है? एक तीसरे स्थान पे पहुंच गई। पहले स्थान पे पहले मंदारिन थी, अभी अंग्रेजी प्रथम स्थान पे पहुंच गई है, मंदारिन दूसरी स्थान पे पहुंच गई है और हिंदी तृतीय स्थान पे पहुंच गई है। ठीक है गाइज, चलिए हिंदी जो है आपकी तृतीय स्थान पर पहुंच गई है। आप लोग को ये बात बिल्कुल भी ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि हम हिंदी भाषा का कालक्रम क्या है, कि कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ। प्राचीन काल में जो हिंदी थी अपनी, ये आपकी अवहट्ट भाषा के रूप में, अवहट्ट भाषा का इसमें प्रयोग आपको अधिकतर मिलेगा जब प्राचीन हिंदी का प्रयोग हुआ है। और प्राचीन हिंदी का कालक्रम क्या है? मैंने आपको बताया था कि आपको 1000 ईस्वी से लेकर और 1100 ईस्वी तक किसका प्रयोग होता रहा? आपका अवहट्ट का। अवहट्ट के बाद आपकी प्राचीन हिंदी की शुरुआत होती है। ठीक है, तो प्राचीन हिंदी का कार्यकाल कितना है आपका? 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी। 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक आपका कार्यकाल है प्राचीन हिंदी का। ठीक है, उसके बाद आपकी मध्यकालीन हिंदी है जो कि 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक है। गाइस इसको चेंज कर लीजिए, ये 1850 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, 1850 ईस्वी तक है मध्यकालीन। फिर आधुनिक हिंदी आती है आपकी, जिसमें आपके भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ये सारे आएंगे। अभी हम आगे कवर करेंगे इसको, पर पहले आप इसके बारे में जान लीजिए कि इसका कालक्रम क्या है। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से लेके 1800 ईस्वी, और आधुनिक हिंदी का जो कालक्रम है वो 1850 ईस्वी से लेके अभी तक चल रहा है। ठीक है, चलिए अब प्राचीन हिंदी की बात करते हैं। तो प्राचीन हिंदी जो थी वो आपकी अवहट्ट भाषा से, उसमें अवहट्ट भाषा का स्पष्ट स्वरूप दिखाई देता है, क्योंकि इस टाइम के ये कुछ कवि हैं, कुछ लेखक हैं जिनके नाम दिए गए हैं।
ज्योतिरेश्वर ठाकुर, विद्यापति, मुल्ला दाऊद, ये सब आपके प्राचीन हिंदी जो अवहट्ट स्वरूप में थी हिंदी, तब के ये रचनाकार हैं। गाइस कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है उसमें ऐसे क्रम दे दिया आपका, संस्कृत हुआ, पाली हुआ, प्राकृत हुआ, चारा, और उसके साथ में अवहट्ट दे दिया। तो जो उस क्रम में लास्ट में आएगा उसी से उस भाषा का विकास हुआ। जैसे हिंदी भाषा का विकास आ गया तो अवहट्ट से हुआ है। अगर अवहट्ट ऑप्शन में नहीं दिया है तब आप लगाएंगे अपभ्रंश, ठीक है। ऐसे ही अगर प्राकृत भाषा का विकास पूछ लिया तो वो पाली भाषा से हुआ है, ना कि डायरेक्ट संस्कृत से। अगर पाली ऑप्शन में नहीं है तभी आप प्राकृत लगाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। इसमें हमने कुछ रचनाकारों के नाम दे रखे हैं और उनकी महत्वपूर्ण कृति भी दे रखी है, ताकि आपके क्वेश्चन में जो बार बार आता है, जैसे विद्यापति की कीर्तिलता है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर है, मुल्ला दाऊद की चंदायन है, ये सब आपकी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। हालांकि इसके लिए आपको अलग से सेपरेट वीडियो इसका देंगे, पर अभी आप जान लीजिए इसके बारे में। चलिए, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि हिंदी भाषा की कितनी भाषाएं हैं, कितनी उपभाषाएं। बहुत सारे एग्जाम में आपके पूछा गया है कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं। तो आपके हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियां हैं, ठीक है, जिसमें से आपका ब्रज भाषा, अवधी एवं खड़ी बोली को मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग की गई भाषा है मध्यकाल में, ये आपकी ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता रहा है हमारे मध्यकाल में। किस भाषा में? ब्रज भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। आप जानते ही होंगे सारे कवि हमारे, जितने मीरा, रस खान, बिहारी, ये सभी, सूरदास, जितने भी कवि हैं आपके, इन्होंने ब्रज भाषा का कितना उपयोग किया है। तो ब्रज भाषा पद्य के रूप में मध्यकाल में प्रयुक्त होती रही है बहुत सी ज़्यादा। तो अब हम कहाँ बात कर रहे थे कि हिंदी की कितनी भाषाएं, उपभाषाएं हैं। तो हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी आपको मैं बता रहा हूँ, इस बात को आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको उपभाषाएं और बोलियां बहुत ही आराम से याद हो जाएंगी, वो आगे हम कवर करेंगे। अभी बता दे रहे हैं आपको, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, और उसके बाद पूर्वी हिंदी है, बिहारी और पहाड़ी। ये जो है 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियां हैं, वो हम आगे अभी देखेंगे डिटेल्स में, ठीक है। और अगला क्या कह रहा है कि 18वीं सदी में हिंदी को मुस्लिम शासकों का संरक्षण मिला। क्वेश्चन आया था ये कि किस सदी में मुस्लिमों ने हिंदी को संरक्षण दिया है। तो किस सदी में दिया है? 18वीं सदी में। 18वीं सदी में हिंदी को मुस्लिम शासकों ने संरक्षण दिया है, ठीक है। अब ये देखिए, मध्यकाल में आपकी यहाँ से प्राचीन जो है आपकी कृति मैंने बता दी, वहाँ पे कौन कौन इम्पोर्टेंट था। ज्योतिरेश्वर ठाकुर, आपके विद्यापति, मुल्ला दाऊद, इनकी आपकी बात हो गई। ये प्राचीन काल समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं मध्यकाल की तरफ। मध्यकाल है और इसके प्रमुख रचनाकार और कृति दी गई है। तो मध्यकाल में क्या था, इसका प्रयोग होने लगा था पद्य के रूप में बहुत ज़्यादा। 3 भाषाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। कौन कौन सी सर? तो सबसे ज़्यादा प्रचलित आपकी ब्रज भाषा थी, अवधी थी, और किस भाषा का प्रयोग हो रहा था? खड़ी बोली का, ठीक है गाइस। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रज भाषा वाले क्षेत्र की। तो सूरदास जी हैं, इनकी रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी, सारावली, नल दमयंती। कौन कौन सी रचना? ये तीनों रचनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सूरदास की। सूरसागर, साहित्य लहरी, सारावली, इसको एक कविता के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। बचपन में मैंने इस बात को पढ़ा था, आज आपको बता रहा हूँ इसे। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर की सारावली, ऐसे करके सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर की सारावली, ठीक है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। और सूरदास जी के बारे में क्या कहा जाता है, इन्हें साहित्य का हमारे अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज। कई बार एग्जाम में पूछा गया है
कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी हैं हमारे, जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे रसखान जी। रसखान जी जिन्होंने प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, कुंज लीला आदि रचनाएं की है। फिर आपकी मीराबाई हैं। गाइज इनको आप वीडियो पॉज करके और आराम से नोट करके लिख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, कुंज लीला आदि रचनाएं बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। मीराबाई का जो है गीत गोविंद बहुत ही फेमस है। इसी जितनी फेमस रचनाएं हैं उतनी ही लिखी गई हैं, बाकी एक सेपरेट लेक्चर में इनको कवर कराया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, ठीक है। बिहारी की आपकी सतसई है। कुतुबन, कुतुबन की कौन सी रचना है, मृगावती, कुतुबन की मृगावती है। जायसी की पद्मावत है, ठीक है। और कौन है, उस्मान, उस्मान की चित्रावली है। तो ये गाइज ये सारी रचनाएं हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए तुलसीदास की रचना है, जो कि तुलसीदास जी किस भाषा के कवि थे, आप लोगों को पता ही होगा कि किस भाषा के कवि थे ये। तो तुलसीदास जी किस भाषा के कवि थे, अवधी भाषा के कवि। भाई आप लोग भी आंसर करते रहिए थोड़ा थोड़ा। अवधी भाषा, साथ देते रहेंगे ना तो चलने का मज़ा ही कुछ और रहेगा, अकेले चलने में क्या है, ठीक है। साथ में बने रहिए और एकदम आनंद के साथ पढ़ते रहिए। विनय पत्रिका, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली आदि तुलसीदास जी की रचनाएं हैं और बहुत सारे एग्जाम में आई हैं ये। गंग की एक रचना है, चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली के विकास में जो है सबसे ज़्यादा विकास किसने किया, अमीर खुसरो जी ने। अमीर खुसरो की जो है बहुत सारी रचनाएं पूछी जाती हैं, उनको आगे अभी इसी में कवर करेंगे, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली के विकास में बहुत ही योगदान किया है, ठीक है, अमीर खुसरो जी ने। तो ये रहे आपके मध्यकाल के कवि, उनकी रचनाएं। मध्यकाल का विकास कैसे हुआ ये हम लोगों ने देखा। चलिए अब इसके के साथ में हम लोग बढ़ते हैं आगे और आधुनिक हिंदी का विभाजन काल देखते हैं कि आधुनिक हिंदी को कैसे कैसे विभाजित किया गया। आधुनिक हिंदी जो है उसे 3 युगों में विभाजित किया गया है। कितने युगों में, 3 युगों में। पहला आपका भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा है आपका छायावादी युग। इन 3 युगों में विभाजित किया गया है। पर पहले भारतेंदु युग में चलने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि खड़ी बोली का विकास जो है पूर्व भारतेंदु युग में कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए तो पूर्व भारतेंदु युग में जो है ब्रज भाषा का जो है विकास हुआ, इसमें आपकी खड़ी बोली का जो विकास हुआ है अमीर खुसरो, इसमें योगदान किसने दिया, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपना योगदान दिया। इसमें जयदेव ने, नामदेव ने और रामानंद आदि संतों की रचनाएं इसमें शामिल की गई हैं। इन्होंने खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु पूर्व युग के ये लोग जो है महान संत माने जाते हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदी के विकास में। और इसी में के साथ में आपके आते हैं, जब पूर्व भारतेंदु युग की बात हम कर ही रहे हैं तो उसमें 4 बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार और है आपके, जो है आपके सदा सुखलाल। ये सब गाइज आपके जितने भी हैं ये आपके किस टाइम के हैं, पूर्व भारतेंदु युग की बात हो रही है। अभी हमारा ये भारतेंदु युग हम यहाँ से नहीं शुरू कर रहे हैं, अभी हम पूर्व भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सदा सुखलाल की एक कीर्ति याद होगी आपकी, सुख सागर। कौन सी, सुख सागर। और एक है आपका ईसा अल्लाह खां। अगर ये लिखावट आपको समझ नहीं आ रही होगी तो भी आप सुन के एकदम से उसे इत्मीनान के साथ में लिख सकते हैं, ठीक है।
बहुत ही आराम आराम से मैं लेक्चर लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग को सुनने समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ईसा अल्लाह खान ने कौन सी रचना लिखी? रानी केतकी की कहानी। क्या लिखा उन्होंने? रानी केतकी की कहानी। और एक दूसरे हैं आपके लल्लू लाल साहब, लल्लू लाल। देखिए इन रचनाकारों को तो आप जानते होंगे, बचपन से ही आप पढ़े होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आप एक बार इन्हें लिखेंगे, 2-3 बार रिवीजन करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। तो लल्लू लाल क्या हो जाएगा? लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, ठीक है। और एक रचनाकार और बच रहे हैं आपके सदल मिश्र जी, ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं को कवर किया गया है। अन्य रचनाकार भी हैं पर उनको वो ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नासिकेतोपाख्यान लिखी है इन्होंने, बहुत एग्जाम में आया सब। किसने नासिकेतोपाख्यान लिखी है? तो ये है आपके सदल मिश्र हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग कब से कब तक है? तो हमने बात की कि आपका 1850 से 1900 का, 1850 से 1900 का युग माना जाता है भारतेंदु युग, ठीक है। अब बात करेंगे कि भारतेंदु युग के बारे में। तो ये है आपकी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बारे में थोड़ा सा इसके संदर्भ में जान लेते हैं, जितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसे क्या कहते हैं? गद्य की विविध विधाओं का जो है विकास हुआ है इसी काल में। गद्य की विविध विधाओं का विकास किस काल में हुआ? भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है आपके गद्य के विकास में, ठीक है गाइस। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हिंदी के स्वरूप को नई चाल ढाल में बदलने वाला काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी के स्वरूप को नई चाल ढाल में बदलने वाला काल इसे इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसके ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और तीसरा पॉइंट अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिए कि इस काल में पद्य के बारे में कुछ भी निश्चितता नहीं थी, केवल गद्य के बारे में निश्चितता थी और उसके रचनाकार भी थे। पर पद्य के लिए निश्चितता कहाँ से आई है? आपकी द्विवेदी युग में आएगी, तो उस पे वहाँ पे बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ के रचनाकार देख लेते हैं। तो भारतेंदु युग के रचनाकार कौन है? जो भारतेंदु युग के हैं रचनाकार हैं उन्हें भारतेंदु मंडली के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भारतेंदु मंडली। भारतेंदु से आपको याद आ रहा होगा ना, अंग्रेजी पढ़ के यद्यप सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। किसने लिखा है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ रचनाएं हैं। प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, विनय प्रेम पचासा आदि किसकी रचनाएं हैं? भारतेंदु जी की। और इसी के साथ आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इनकी रचनाएं दी हुई हैं। प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, ये आपके प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है, ठीक है। कई रचनाकार और भी हैं इसी में आपके, बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है सारे, और जगमोहन सिंह है, अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ये सब आपके किसके रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के। इनकी रचनाएं जो है एक सेपरेट लेक्चर में आपको दी जाएंगी, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, काल निर्धारित के साथ में दी जाएगी कौन सी रचना भारतेंदु युग की है, कौन सी द्विवेदी युग की है, ताकि आपको समझने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, ठीक है गाइस। चलिए अब चलते हैं द्विवेदी युग की तरफ। तो द्विवेदी युग का काल आपका कब से कब तक है? आपको पता ही है 1900 से, ये देखिए 1900 से 1920, 1900 से 1920 जो है आपका किसका काल है? द्विवेदी युग का। एकदम आपको 1 से 2 बार आप जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। तो द्विवेदी युग में क्या हुआ था? मैंने आपको बताया था कि जब द्विवेदी युग आया तो यहाँ से पद्य को पहले एक संख्या बनी हुई थी कि खड़ी बोली का प्रयोग किया जाए
कैसे किया जाए पद्य में, लेकिन यहाँ आते आते एक निश्चितता आ गई इसमें कि यहीं से आपकी खड़ी बोली में पद्य जो है, पद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। पहले क्या थी, ब्रिज क्या थी, ब्रिज के पीछे देखिए भाषा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, भाषा। तो पहले ब्रिज एक भाषा थी, लेकिन ब्रिज भाषा जो है बाद में धीरे धीरे एक बोली बन गई, एक निश्चित सीमा के अंदर सिमट के रह गई, और ये टाइम तक आते आते एक सीमा में बन गई। तो ये क्या बन गई, ब्रिज भाषा से बोली बन गई है। और जो पहले से बोली थी, कौन सी, खड़ी बोली, जिसे हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पे आके भाषा का स्वरूप धारण कर ली। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़रूरी थी जो हमने बता दिए हैं। अब देखते हैं इस टाइम के जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, जो द्विवेदी काल के रचनाकार हैं, जिसमें आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, जिनकी रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, कविता कलम, सरस्वती नामक एक पत्रिका का संपादन भी करते थे द्विवेदी जी, जो कि 1903 से इन्होंने इस सरस्वती का पत्रिका का संपादन अपने हाथों में लिया था। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, जिन्होंने फूल पत्ती, प्रिय प्रवास, पारिजात आदि रचनाएं की हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं, ये भी द्विवेदी युग के ही कवि हैं आपके। साकेत, यशोधरा, पंचवटी, उस टाइम के जितने भी पिछड़े लोग हैं, महिलाएं थी, उनके बारे में इन्होंने बहुत ही विशेष ध्यान रखा है। इनका साकेत जब भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इन्होंने महिलाओं के ऊपर कितना ध्यान दिया है। उस टाइम तक जो महिलाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। जगन्नाथ रत्नाकर की 2 रचनाएं दी हुई हैं, गंगा अवतरण और उद्धव शतक। उद्धव शतक आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आपके छायावादी युग के तरफ। तो छायावादी युग कब से कब है, तो अब वहाँ से आप चल के देख सकते हैं 1920 से 1936। हालांकि छायावादी युग जो है आधुनिक काल अभी तक चल रहा है, पर छायावादी युग कब से कब तक था, 1920 से 1936 तक। तो ये है आपका छायावादी युग। अब देखते हैं इसकी जो है रचनाएं, छायावादी कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। तो ये जयशंकर प्रसाद जी दिया हुआ है आपका, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं दी हुई हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, उर्वशी, प्रेम पथिक। यहाँ पे कहानी और उनके नाटक कहानी सब एक साथ में दे दिए गए हैं, पर वो आगे चल के हम सेपरेट में पूरा लिख देंगे कि कौन सी कहानी है, कौन सी उनका नाटक है, सब अलग अलग। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, जिनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता। ये सब किसकी रचनाएं हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की रचनाएं दी हुई हैं। ठीक है, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं अब चलते हैं, ये आपकी उच्छ्वास, बीड़ा, गुंजन, युगान। ये सब किसकी रचनाएं हैं, उच्छ्वास, बीड़ा, गुंजन और युगांत। ये सब रचनाएं आपकी किसकी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी की। महादेवी वर्मा, अब किस पे बात करेंगे हम, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। तो ये सब आपके, अब तक हमने क्या पढ़ा, हिंदी भाषा के विकास के बारे में। तीनों का पहले हमने सबसे पहले कालक्रम कवर किया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका पूरा शुरू से मोटे तौर पे। सबसे पहले हमने कालक्रम देखा कि संस्कृत का विकास कैसे हुआ, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, ऐसे आपका कालक्रम चला। हिंदी विश्व की भाषाओं को देखा कि कौन सा स्थान है हिंदी का। फिर तीनों काल का विभाजन किया गया कि प्राचीन हिंदी कब आई, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी कब आई। ठीक है, फिर आपके प्राचीन काल के हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाओं को देखा गया। फिर हिंदी भाषा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है ये, और फिर मध्यकाल के रचनाकारों को देखा गया।
गाइस इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं आप कि जो ब्रिज भाषा की पहली कृति थी, ब्रिज भाषा की पहली कृति आपकी, वो आपकी दी गई है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं कि ब्रिज भाषा की जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है। तो वो है आपका प्रद्युम्न चरित्र। ठीक है, प्रद्युम्न चरित्र आपका जो है पहला जो है रचना है। किसकी सबसे प्राचीनतम रचना? सुधीर अग्रवाल जी ने लिखी है इसको। किसने लिखा है? सुधीर अग्रवाल जी ने प्रद्युम्न चरित्र। अच्छा सर, अब आप ये बता रहे हैं तो आप अवधि की भी बता ही दीजिए कि कौन है। तो मैंने लिखा था हालांकि उसमें, लेकिन बता दे रहे हैं आपको, मुल्ला दाऊद की आपकी चंदायन जो है, मुल्ला दाऊद जी की चंदायन, वो किसकी पहली रचना है? अवधी भाषा की। ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। और ये आपकी रचनाएं सारी दी गई हैं। फिर आपकी आधुनिक काल हम लोग पहुँचे, जिसमें से 3 युग हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। इनका विभाजन काल दिया गया है। भारतेंदु युग की रचनाओं को हमने पढ़ा, छायावादी युग के काल देखा और उनकी रचनाओं को पढ़ा। तो इतना हो गया। अब हम चलते हैं हिंदी भाषा से संबंधित संस्थाओं के बारे में देखेंगे। ज़्यादा संस्थाएं आपको नहीं दी गई हैं, जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही दी गई हैं। तो इनका कालक्रम एकदम सीक्वेंस से दिया हुआ है। आपको बस इनके डेट भी याद रखना है, कहाँ पे मुख्यालय है ये भी याद रखना है। कभी कभार मैच करने में आ जाता है या सेपरेटली पूछ सकता है। ठीक है, तो नागरी प्रचारणी सभा जो थी वो आपकी पहले स्थापित की गई थी। कहाँ पे? काशी में। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? काशी में। कब स्थापित की गई? तो 1893 में, 1893 में। ठीक है, क्या नाम है? नागरी प्रचारिणी सभा। कहाँ? नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 1893। फिर दूसरी आपकी हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका प्रयाग में है। ये कब स्थापित हुई? देखिए ये 1893। आपको अगर ये साल याद रखना है तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया। तो नागरी प्रचारणी सभा कब स्थापित की गई? 1893 में। फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? प्रयाग में। इसका मुख्यालय है। कब स्थापित हुई? 1910 में। फिर आपका अखिल भारतीय हिंदी संस्था जो है, ये सब क्या है कि हिंदी भाषा जितनी भी संस्थाएं दी गई हैं ये सब हिंदी के विकास में जो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण काम करती हैं, ये वही संस्थाएं। ठीक है, तो अखिल भारतीय हिंदी संस्था नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। इसकी स्थापना 1964 में की गई। फिर है नेक्स्ट आपका नागरी लिपि परिषद, जिसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना आपकी 1975 में की गई। ठीक है, अब चलते हैं संवैधानिक विकास के, देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास संविधान में कैसे किया गया, कैसे कैसे संविधान में क्या क्या दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, तो हिंदी भाषा के लिए जो है एक्ट बनाया गया था वो 14 सितंबर 1949 को भाषा अधिनियम पारित किया गया। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, और लागू क्या कहा गया कि ये राजभाषा अधिनियम जो है लागू कब होगा? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, अब इसकी प्रमुख प्रमुख बातों को देख लेते हैं कि किस आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद हमारे संविधान के भाग 17 में, कहाँ पे? हमारे संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारे राजभाषा के संबंधित दिया गया है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं। ये आपकी किससे संबंधित है? हिंदी भाषा या भाषा के विकास से संबंधित है। तो अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है। अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी एवं लिपि क्या होगी? देवनागरी। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी।
ये कहा गया। तो ये तो आर्टिकल के पहले पार्ट में कह दिया गया, लेकिन जो दूसरा पार्ट आया ये एकदम विपरीत आ गया इसके। अब दूसरा क्या था, इस पर डिटेल्स में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वही उसी पे चर्चा करेंगे केवल। पर इतना बता दे रहे हैं कि इसमें क्या कहा गया कि जो है किसी भी 15 वर्षों तक, क्योंकि उस टाइम डिस्प्यूट बहुत चल रहा था, दक्षिण के लोग जो है वो भारतीय हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो इसी के चलते। और दूसरा कारण यह भी था कि उस टाइम अंग्रेजी का जो प्रयोग हो रहा था शासन के सभी कार्यों में, इसीलिए ये कहा गया कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहा जाएगा। ये 343 के खा खंड में कहा गया, ठीक है। का में तो कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन खा में क्या कहा गया कि जो है 15 वर्षों तक, मतलब 1965 तक अंग्रेजी जो है प्रथम भाषा होगा शासकीय, और हिंदी क्या होगी उसके साथ में। हालांकि भाषा तो हिंदी ही होगी, राजभाषा तो हिंदी ही होगी, लेकिन उसके साथ में हिंदी भी, अंग्रेजी भी उसकी सहायक भाषा रहेगी, और अंग्रेजी का प्रयोग जो है राजकीय शासकीय कार्यवाही में होता रहेगा। ये आपके 343 में कहकर अंग्रेजी को समझिए थोप दिया गया। और फिर आपका 344 किससे संबंधित है, तो 344 संबंधित है आपके राजभाषा आयोग से संबंधित है। इसमें दिया गया कि राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के अब समाप्ति पर एक राष्ट्रभाषा आयोग बना सकता है, ठीक है। राष्ट्रभाषा के लिए एक आयोग बना सकता है, और संसद को यही शक्ति दी गई कि वह 10 वर्ष के पश्चात जो है एक आयोग संसदीय समिति बना सकता है इसके लिए। और इसी दोनों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी ने 5 साल के बाद में बीजी खेर समिति बनाई थी। गाइस इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। बीजी खेर समिति बनाई थी इसी के संबंध में। हालांकि ये 1955 में बनाई गई, इसने अपनी संस्तुति विधि पर इसका प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। अगर बीजी खेर का फुल नेम आ जाए तो वो होगा आपका बाल गंगाधर समिति, ठीक है। और संसद ने इसी का प्रयोग करते हुए अपनी शक्ति का 1957 में एक समिति बनाई, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत समिति। कौन सी समिति? गोविंद बल्लभ पंत समिति बनाई 1957 में, और इसके रिकमेंडेशन को इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये आपका है राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा आयोग से संबंधित है आपका 344वां। और अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? तो राज्यों, जितने भी राज्य हैं उनकी भाषा संबंधी इसमें उपबंध दिया गया है। वो चाहे, इसमें दिया गया है कि वो चाहे तो स्वयं अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 346 की बात करें तो इसमें दिया गया है कि राज्यों द्वारा राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ पत्र व्यवहार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे ये उन पे निर्भर करता है। और राज्य संघ के साथ किस में बात करेंगे, अपना पत्राचार आदि करेंगे, ये उसकी भाषा दी गई है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आपकी 347 जो है, 347 उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें बस ये है कि इसमें लोगों को अधिकार दिया गया है कि लोग अगर किसी क्षेत्र में अधिक हैं और वो उस भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं जिस क्षेत्र में है वो, तो राष्ट्रपति उसके लिए निर्देश दे देता है कि हाँ इनकी जो भाषा है इसका प्रयोग शासकीय कार्य में हो, जिससे इनकी भाषा को भी यथोचित स्थान मिल सके, ठीक है। तो ये 347 में है। और 348 में आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय तथा संसद आदि की भाषा दी गई है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी। तो ये कहा गया है कि भैया अंग्रेजी में प्रयोग होगी। संसद जब चाहेगा कानून बना के तो अपने हिसाब से भाषा तय कर सकता है, जब संसद चाहेगी तब। पर इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहले राज्यों
राज्य इसके लिए रिजोल्यूशन पास करेंगे, फिर वहाँ से आएगा संसद में, दोनों सदन फिर से पास करेंगे रिजोल्यूशन, फिर वहाँ पे पारित होने के बाद में तब जाके हिंदी को चुना जाएगा। तब तक के लिए आपकी सर्वोच्च न्यायालय की और उच्च न्यायालय की और संसद की जो है भाषा अंग्रेजी ही रहेगी, उसके शासकीय कार्य जितने भी होते हैं। 349 में दिया गया है कि उसके लिए कानून बनाने के लिए दिया गया है कि कैसे कानून बनाया जाएगा। भाषा से संबंधित संसद को अधिकार दिए गए हैं कि वो प्रयोग करने के लिए इस हिंदी भाषा के या किस भाषा का प्रयोग करना है उसके लिए एक विधि बनाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि 8वीं अनुसूची में जो है कौन कौन सी भाषाएं दी गई हैं। होप आप लोगों को जितना संविधान के बारे में दिया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं आपकी दी गई हैं, कितनी दी गई हैं, 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 8वीं किस अनुसूची में दिया गया है, तो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। कितनी भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषा दी गई हैं। प्रारंभ में ये 14 ही थी। प्रारंभ में कितनी भाषा थी आपकी, 14 भाषा थी। पर 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। किसको, सिंधी को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को इसमें जोड़ा गया। और उसके बाद फिर दूसरा संविधान संशोधन हुआ, ये आपका 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन 1992 में जाके आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन तीनों को भी ऐड कर दिया गया। किसमें, 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं सम्मिलित थी उसमें आपका ये 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन में जाके बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया, जिससे हमारी भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई। इन तीनों ही संविधान संशोधनों को याद रखना है। और इसमें जो भी भाषाएं बोली दी गई हैं, जैसे 21वें संविधान में संशोधन में सिंधी दी गई है, फिर 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली दी गई है, 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जोड़ी गई है, ये दी गई है। ये आपको याद रखना है। क्या करना है, इसको आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको बता दें कि अंग्रेजी जो है यह आपके उसमें प्रयोग दी नहीं गई है। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। और कौन सी नहीं है, प्रादेशिक भाषाएं तो हैं, पर अंग्रेजी का जो है राजभाषा के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं 3 राज्य आपके, 3 मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये इनकी राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, हाँ अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं अंग्रेजी को। और जो प्रादेशिक तौर पे बोली जाने वाली आपकी भोजपुरी है, राजस्थानी है, इसका भी 22वीं भाषा में आपकी 8वीं अनुसूची में इनको सम्मिलित नहीं किया गया है, राजस्थानी और भोजपुरी को भी। ठीक, बाकी आपकी शामिल हैं असमिया, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, ये कन्नड़, ये सारी आपकी आती हैं 8वीं अनुसूची में। चलिए अब देखते हैं हिंदी भाषाओं को। हमने पहले ही कहा था कि अभी हम आगे चल के हिंदी भाषा की उपभाषा, कितनी उपभाषाओं में डिवाइड किया गया था हिंदी को, 5 उपभाषाओं में, और उसकी 17 बोलियां थी। कितनी, 17 बोलियां। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले पढ़ते हैं, आपको इसे याद कैसे नहीं करना है मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले चलिए पश्चिम में, आप भारत के मैप को एकदम दिमाग में सोचिए कि राजस्थान कहाँ है, एकदम पश्चिम में है। तो सबसे पहले राजस्थान, यहाँ पे कौन सी भाषा प्रयोग हुई, राजस्थानी। उसके बाद क्या आता है आपका, उत्तर प्रदेश आ जाता है, दिल्ली आ जाता है। तो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी, कौन सी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। फिर उसके बाद पूर्वी हिंदी। उत्तर प्रदेश को आप 2 खंड में विभाजित करके इसे कर सकते हैं, पश्चिमी हिंदी, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका पश्चिमी हिंदी बोली जाती है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिंदी बोली जाती है, तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। अब बिहार चले जाइए, फिर बिहार में कौन सी बोली जाती है? बिहार में बिहारी बोली जाती है आपकी, तो फिर बिहारी हो गई। ये आपकी उपभाषाएं हैं। और उसके बाद आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे पहाड़ी बोली जाती है। हालांकि पहाड़ी आपकी बोली जाती है कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सब कहाँ बोली जाती है? ये आपके उत्तराखंड वाले क्षेत्र में भी बोली जाती है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि राजस्थानी की जो 4 बोलियां हैं उनके बारे में। तो राजस्थान को आप ऐसे पश्चिम पूर्व में डिवाइड कर लीजिए, उत्तर दक्षिण में कर लीजिए। अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा कैसे। पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है। उत्तर वाला क्षेत्र क्या है? यहाँ पे मेवाती बोली जाती है। नहीं, पहले इधर से आप देख लो ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इधर पश्चिम में मारवाड़ी, पूर्व में जयपुर है आपका एकदम, तो यहाँ पे जयपुरी बोली जाती है। जयपुरी को ढूंढाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक नाम से जानते हैं, ढूंढाही। और ये आपकी मेवाती जो है उत्तर में बोली जाती है, और दक्षिण में मलावी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलावी। ये आपकी चारों हो गई। कौन कौन सी? मारवाड़ी पश्चिम में, जयपुरी आपकी पूर्व में, मेवाती उत्तर में, और मलावी आपकी दक्षिण में बोली जाने वाली बोलियां हैं। किसकी? हिंदी की। अब पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं, तो पश्चिमी हिंदी में 2 है। एक कौरवी या खड़ी बोली जो दिल्ली वाले क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये देखिए कौरवी या खड़ी बोली, ये दिल्ली वाले क्षेत्र में। कौरवी या खड़ी, कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं। इस बात को याद रखना, कई बार पूछ सकता है। बंगारू या हरियाणवी, हरियाणवी को क्या कहते हैं? बंगारू। कौन सी भाषा कहते हैं? बंगारू। हरियाणवी को क्या कहते हैं? बंगारू। फिर आपका ब्रिज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है। ये आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में है ही, आपको पता है ये ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कन्नौज वाले क्षेत्र तक। फिर आपकी पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी? अवधी, अवध वाला क्षेत्र, बघेलखंड वाले क्षेत्र में बघेली बोली जाती है। फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। अब आती है आपकी बिहारी। बिहारी की आपकी 3 है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। आपने देखा होगा कि केवल उन भाषाओं को उसमें नहीं रखा गया है, प्रादेशिक भाषाओं को 8वीं अनुसूची में, जो हिंदी के तहत आती हैं, क्योंकि हिंदी को तो पहले ही शामिल कर लिया गया। इसीलिए राजस्थानी और भोजपुरी को नहीं रखा गया है, क्योंकि राजस्थानी उपभाषा है और बिहारी की उपबोली जो बोली है वो भोजपुरी है। ठीक है, इसमें शामिल है भोजपुरी, मगही और मैथिली। और आपका फिर पहाड़ी सबसे लास्ट है, जो है आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? आपके उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आज का आपका एक लेक्चर रहा। एक बार पुनः देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से। फिर इसी के साथ ये आपका कालक्रम आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ, और फिर उसके काल का निर्धारण किया गया। प्राचीन हिंदी, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में प्राचीन काल के रचनाकार पहले कवर किए गए, फिर उसके बाद मध्यकालीन रचनाकार और उनकी कुछ रचनाएं, महत्वपूर्ण तथ्य, और फिर उसके बाद में आपका कवर हुआ आधुनिक काल को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। इस टाइम की रचनाएं एवं रचनाकार कवर किया गया। उसके बाद आपकी क्या कवर हुआ? छायावादी युग के। और फिर हमने देखा हिंदी भाषा का, यहाँ पे कुछ साहित्यिक संस्थाएं कवर की गई। और फिर हमने कवर किया क्या? संवैधानिक स्वरूप को, हिंदी भाषा का संवैधानिक स्वरूप कैसा रहा। ये था आपका आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम व्याकरण को एकदम 0 से शुरू करेंगे गाइस। आशा है कि आप लेक्चर आपको पसंद आया हो।
और आप कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ हो जाएं। तब पढ़ने और पढ़ाने में और मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।